तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगन का। तो चली देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। और ये है हमारे पॉलिटी के 20 सीरीज़ का थर्ड वीडियो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारे आर्टिकल्स या सारे अनुच्छेद याद नहीं किए जाते हैं संविधान के। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने मनी बिल का बताया था, और इस बार क्या आया पहला सवाल ही फाइनेंशियल इमरजेंसी का। कुछ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं अनुच्छेद जो हमें याद करने होते हैं, जिसमें से ये है। लास्ट वीडियो में मनी बिल का देख लीजिएगा, इस वीडियो में आपको सी है इसका आंसर, जो कि है आर्टिकल 360। अनुच्छेद 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल का बात करता है। ये आपको अब याद हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर आपको देना है। पहले ये देख लीजिए, अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति देता है। भारत में यह अब तक एक बार भी नहीं लगा है। याद रखना है इस चीज़ को, पहला कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो वित्तीय आपातकाल है, वो कौन पारित करता है? वो राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री पारित करते हैं, पहला। और दूसरा कि आज तक देश में एक भी बार नहीं लगा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इम्पॉर्टेंट है। ऐसे सवाल बीपीएससी टीआरई 4 में पूछने बहुत लाजमी है, क्योंकि पिछले तीनों में ऐसे सवाल आए हैं। किस में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में। तो इसका ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, और मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर है बी, राष्ट्रपति। देखिए, आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 76 याद रखना है। जहाँ भी आर्टिकल 76 की बात आएगी, वहाँ बात किसकी हो रही होगी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मुझे लगता है कि ये बहुत ही सिंपल है, इजी सवाल है, आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको अपने ऊपर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर है सी, है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आसान है। डॉक्टर अम्बेडकर चेयर्ड दिस 7 मेंबर कमेटी। ठीक है, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें कुल कितने लोग होंगे? अब तो याद हो गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 लोग हैं। यही फ़ायदा होता है। देखिए, एक बार जब अपन सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसीलिए सॉल्व करने चाहिए ताकि हमारा रिवीजन टेस्ट के मुताबिक हो पाए। ठीक है। अगला प्रश्न, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? हाउ मैनी मेंबर्स सपोर्ट इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा? बताइए, 40, 50, 100 या 1/10? ठीक है, ये बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है बी, यानी 50 सदस्य। कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन के बाद ही इसे पेश किया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर द सपोर्ट ऑफ एट लीस्ट 50 मेंबर्स। ज़्यादा हो सकते हैं पर कम नहीं हो सकते। कॉमन सेंस। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन से संबंधित है? विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन? याद होगा ये तो, जिसने भी शेड्यूल्स याद किए होंगे ना। शेड्यूल्स को याद करना थोड़ा आसान है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ना वो है, इसका ट्रिक है, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ऐसे है। तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोस हैं। इसमें आप लिखिएगा शॉर्ट ट्रिक्स फॉर
स्केड्यूल्स, तो उसमें बहुत अच्छा और बहुत इजी इसका ट्रिक है। टोटल है ही कितने, 12 याद हो जाएंगे। तो चलिए इसमें आते हैं। इसका ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। आसान है, बोला था 10वीं अनुसूची है इसका उत्तर। तो इसे 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? नहीं आता तो याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन बता देती हूँ, पिनाकी चंद्र घोष, रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा या एन.वी. रमन्ना। तो इसका सही उत्तर है ए, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक, ओके। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है ना? तो देखो, क्योंकि अपन स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, स्टेट बिहार की तैयारी कर रहे हैं, तो पूछ सकता है कि राज्य के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर या कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्ष होता है कि 6 वर्ष या 4 वर्ष या फिर परमानेंट। तो इसका उत्तर है 5 वर्ष। आसान है, दोनों का बराबर ही होता है, ऐसा कोई अंतर नहीं होता है। बट फॉर ट्रिक कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ऐसा है कि भाई कितने वर्ष का होता है। स्पेशली उन्होंने स्टेट का पूछा, जबकि होता दोनों का सेम ही है ना। नहीं होता तो वो भी बताइए। खैर, इसका क्या है, देखिए, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आपको आता है तो भी लिखिए, नहीं आता है तो भी लिखिए। ऐसा क्यों? ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट बच्चों। देखो, या तो आप मेरी वीडियो को देखो, मतलब ऑफ कोर्स देखो ही, और उसके बाद भी मैं चाहूँगी कि आप उसको दोबारा देख लो। क्यों? ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शायद आपको आते हैं, कई ऐसे होंगे जो आपको आते थे पर आप भूल गए, कई ऐसे होंगे जो नहीं आते हैं। तो अभी आपने देख लिया, आपको लगा कि अरे याद हो गया अब तो, है ना, लेकिन इसके बाद भी फिर भूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ा तो आपने पहले भी था बट भूल गए ना। तो इसलिए इसको 2-3 बार वापस आओ इस चैनल पे और देखो, फ़ायदा होगा। इसका ऑप्शन देखो, 2 अक्टूबर, 24 अप्रैल, 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1993 को 73rd अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स। ठीक है, अच्छा। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये बिहार स्पेशल है, तो ये अपने आप इम्पॉर्टेंट बन जाता है। Who was the first speaker of बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? बताइए। ऑप्शन है राम दयालु सिंह, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, कर्पूरी ठाकुर या फिर जगन्नाथ मिश्रा। तो इसका सही जवाब है ए, राम दयालु सिंह। देखिए, अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ UN यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट मे भी पूछ लेवे तो, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है? 24 अक्टूबर 1945, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 10 दिसंबर 1948। इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945। और कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस देश से लिए गए हैं? देखिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, तो हमारी जो इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है, ये आई थिंक 3rd वीडियो है, और अभी मैं ये जो वीडियो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 3rd वीडियो है। तो सेकंड वीडियो में हमने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो गो बैक टू माई लास्ट वीडियो। ठीक है, और उसका होमवर्क भी यही था कि आपको बताना है कि फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से कंट्री से ली गई थी। अभी इसको मिल जाएगा आपको इसका आंसर, है ना इसमें। तो बताइए, इसका ऑप्शन है अमेरिका, USA, रशिया, जापान या फिर कनाडा। तो इसका आंसर बहुत इजी है, रूस यानी रशिया। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। borrowed from the USSR Constitution on the recommendation of the स्वर्ण सिंह कमिटी। अभी आपको ये चीज़ समझनी है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमिटी से लॉजिक ये बनता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना था तब उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं था, ये बाद में आया। ठीक है, अगला प्रश्न,
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि राज्यसभा का सीधा रिलेशन किससे है? स्टेट से, और हम स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डायरेक्टली बाय पीपल, सीधे जनता द्वारा, बाय एमएलएज, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर बाय लोकसभा, लोकसभा द्वारा। तो इसका उत्तर है बी, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इलेक्टेड मेंबर्स। ओके, अगला प्रश्न, नॉट इलेक्टेड बट एमएलएज ऑफ द स्टेट, ठीक है, जो हैं, नॉमिनेटेड नहीं। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार एक्ट कब लागू हुआ? इम्पॉर्टेंट है, फेवरेट होता है ये एग्जामिनर्स का कि वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आरटीआई के बारे में पूछते हैं। व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो बताइए, 2002, 2005, 2010 या फिर 2014? तो इसका आंसर है बी, 2005 में। आरटीआई सबसे पहले कब लागू हुआ? तो 2005 में। यह एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ। द एक्ट केम इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री ऑन 12 अक्टूबर 2005। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब पास हुआ? व्हेन वाज द पंचायती राज एक्ट पास्ड इन बिहार? ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पंचायती राज चैप्टर ही अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम स्टेट का एग्ज़ाम दें, चाहे हम सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दें। और उसके बाद अभी तो हम स्टेट का दे रहे हैं, ऊपर से बिहार का, जिसमें पंचायती राज इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी गवर्नमेंट। तो इसका बताइए ऑप्शन 2005, 2006, 1993 या 2001? तो इसका सही जवाब है 2006, बी। बिहार ने 2006 में अपना नया पंचायती राज कानून बनाया, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में पंचायती राज सिस्टम में वुमेन्स को, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ ही पंचायती राज अधिनियम कब पास हुआ? तो 2006 में पास हुआ। कहाँ पास हुआ? बिहार में। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान यानी पार्डन की शक्ति से संबंधित है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्वेश्चन यूपीएससी से लेकर क्लर्क लेवल तक के सारे एग्जाम में पूछा जाता है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और आपको मैं एक हेल्प बताती हूँ, हिंट देती हूँ कि जितने पार्डनिंग पावर हैं वो उनके नाम और उनके काम सारे आपको याद करने हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 72, आर्टिकल 61, आर्टिकल 52 या फिर आर्टिकल 123। आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। चलिए, इसका उत्तर है ए, आर्टिकल 72। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को कम या पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। कम करना और ख़त्म करना ही अलग अलग पार्डनिंग पावर के अंदर आता है राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? अंडर विच आर्टिकल आर भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड गिवन? ऑप्शंस, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21? तो इसका सही जवाब है बी, आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये पुरस्कार उपाधि नहीं है। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाएगा, देखिए। तो ठीक है, अगला प्रश्न 17, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? मुझे लगता है कि बहुत कॉमन जीएस का सवाल है, तो आता होगा। ऑप्शन है जीवी मावलंकर, एम.ए. अयंगर, हुकुम सिंह या फिर बलिराम भगत? तो इसका सही जवाब जीवी मावलंकर ही है, ए। आता होगा सबको। गणेश वासुदेव मावलंकर, इनके नाम का फुल फॉर्म गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 में पहली लोकसभा के अध्यक्ष बने। ठीक। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है? विच आर्टिकल मेंशंस इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड?
ऑप्शन आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 51A। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 39A यानी अनुच्छेद 39A। तो देखिए, एडिड बाय द 42nd अमेंडमेंट टू प्रोवाइड लीगल एड टू द पुअर। अगला प्रश्न, संसद यानी पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट? वेरी इंपॉर्टेंट, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या 1 साल। तो इसका सही जवाब है बी, 6 महीना। संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द गैप शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। अगला और आखिरी प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है? फ्रॉम वेयर इज द कॉन्करेंट लिस्ट बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या आयरलैंड। तो इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो 3 तरीके की सूची है, 3 तरीके की लिस्ट है। वो कौन सी है? एक यूनियन है, एक स्टेट है और एक कॉन्करेंट है। तो समझ जाइए, जो कॉन्करेंट है वो कहाँ से, ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया? ये कंसेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, इसके साथ ही आपको क्या क्या करना है, आज स्केड्यूल याद कर लेने हैं, सारे 12 के 12 शेड्यूल याद करने हैं, पहला। और दूसरा कि जो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो इम्पोर्टेंट सारे प्रावधान हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन से कंट्री से बोरो किए गए हैं, वो पूरी लिस्ट बनाइए और रट लीजिए। ये 2 चीज़ आज आपका होमवर्क है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, हमेशा हमारी सीरीज़ देखिए। हर सीरीज़ के एंड में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन के बेस पर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी, जो आप अगर कर लेते हैं तो आई गारंटी कि ये पूरा सेशन कर लेने भर से ही आपका 90% ऑफ द पेपर हो जाएगा। क्योंकि हम धीरे धीरे 10-10 सीरीज, 10-10 वीडियोज़ हर एक विषय के बना रहे हैं और इसमें मुझे लगता है कि धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और 10 विषय जब सारे सब्जेक्ट के ख़त्म हो जाएंगे तो हम उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ताकि ईच एंड एवरी टॉपिक शुड बी कवर्ड in this series of videos before your exam। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए। मैंने खुद ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको अपना रिज़ल्ट दे दूँगी। मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ट्रिक है, तो प्लीज़। और हाँ, ऑफकोर्स, तो यही के साथ पढ़त जाए, लड़त जाए और बढ़त जाए। जय बिहार।